देखिए बच्चों, मानक विचलन एंथैल्पी क्या होती है। तो किसी यौगिक के एक मोल को उसके ही तत्वों जो अपने सबसे स्थायी रूपों में लिए गए हों, मतलब उसके ही तत्वों से बनाने पर होने वाले जो मानक एंथैल्पी परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मानक मोलर विचलन एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक मोलर विचलन एंथैल्पी। मतलब किसी भी यौगिक के एक मोल को उसके ही तत्वों के द्वारा जो अपने सबसे स्थायी रूपों में लिए गए हों, ऐसे तत्वों के द्वारा उससे बनाने के लिए होने वाले मानक एंथैल्पी परिवर्तन को, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज को, उसकी क्या कहते हैं? मानक मोलर विचलन एंथैल्पी कहते हैं। जहाँ पे F क्या है? F जो है पादांक को बताता है कि संबंधित यौगिक का एक मोल उसके तत्वों जो अपने सबसे स्थायी रूप में है से प्राप्त किया जाता है। कुछ अभिक्रियाएं दे रखी हैं जिनमें उनकी मानक विचलन मोलर एंथैल्पी भी दी गई है। देखिए क्या है। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 क्या बन रहा है? H2O बन रहा है। तो इसकी मानक मोलर विचलन एंथैल्पी कितनी है? -285.8 किलोजूल पर मोल है। इसके अतिरिक्त ग्रेफाइट और हाइड्रोजन के द्वारा मेथेन बन रही है। इसकी मानक मोलर विचलन एंथैल्पी कितनी है? -74.81 किलोजूल पर मोल है। इसके अतिरिक्त कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्वारा मिलकर इथाइल अल्कोहल बन रहा है। इसकी -277.7 किलोजूल पर मोल है। यहाँ पर एक चीज़ समझनी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मानक विचलन एंथैल्पी जो है वो आपकी रिएक्शन एंथैल्पी की एक विशेष स्थिति होती है जिसमें एक मोल यौगिक अपने ही तत्वों से बनता है। जैसे उपरोक्त तीनों अभिक्रियाओं में जल, मेथेनॉल एवं एथेनॉल में से प्रत्येक का एक मोल अपने ही तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? जैसे कि आप देख रहे हैं, जो जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और जो मेथेन है वो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, जो इथाइल अल्कोहल है वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो ये अपने तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जैसा कि एक रिएक्शन आप देख रहे हैं कि CaO प्लस CO2 मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। तो ये क्या है? मानक अभिक्रिया एंथैल्पी है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो एंथैल्पी है ये विचलन एंथैल्पी नहीं है, बल्कि क्या है? ये एक अभिक्रिया जो अभिक्रिया की एंथैल्पी है। ये मानक अभिक्रिया की एंथैल्पी है, ना कि मानक विचलन एंथैल्पी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो है आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर नहीं बना है, बल्कि किससे मिलकर बना है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब दो यौगिकों से मिलकर बना है एक तीसरा यौगिक। इसलिए ये जो एंथैल्पी परिवर्तन है इसे आप मानक विचलन एंथैल्पी नहीं कहोगे, बल्कि क्या कहोगे? मानक अभिक्रिया एंथैल्पी कहोगे, ठीक है। इसी प्रकार से एक अन्य रिएक्शन आप देखिए, जैसे कि आप HBr यदि बनाते हैं। देखिए रिएक्शन है आपकी ये, एक हाइड्रोजन और ब्रोमीन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? 2HBr, दो मॉलिक्यूल HBr के बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी जो है मानक विचलन एंथैल्पी नहीं है, बल्कि मानक अभिक्रिया एंथैल्पी है, क्योंकि यहाँ पर एक मोल नहीं बन रहा है। जो आपका उत्पाद बन रहा है वो एक मोल नहीं बन रहा है, बल्कि कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है। और अपने तत्वों से मिलकर तो बन रहे हैं, लेकिन 2 मोल बन रहे हैं। मतलब जो डेल्टा आपकी जो आपकी अभिक्रिया एंथैल्पी है उससे क्या बन रहे हैं? 2 मोल बन रहे हैं। तो ये किसके बराबर हो गई? 2 मानक विचलन एंथैल्पी के बराबर हो गई आपकी, क्योंकि 2 मोल तैयार हो रहे हैं। 1 मोल तैयार होगा तो वो क्या कहलाएगा? मानक विचलन एंथैल्पी। लेकिन यहाँ पर आपके 2 मोल प्राप्त हो रहे हैं किसके? उत्पाद के, इसलिए ये क्या है? मानक अभिक्रिया एंथैल्पी है। तो देखिए रिएक्शन में दिखा रखा है आपको कि मानक
अभिक्रिया एंथैल्पी बराबर किसके हो गया, 2 मानक विचलन एंथैल्पी के बराबर हो गया। तो यदि संतुलित समीकरण के समस्त गुणांकों को आप 2 से भाग कर दें तो क्या होगा, जो आपको रिएक्शन प्राप्त होगी वो मानक HBr के मानक विचलन एंथैल्पी के लिए समीकरण प्राप्त होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, हाफ H2 प्लस हाफ Br2 इज इक्वल टू HBr। अब 1 मोल प्राप्त हुआ आपको, तो ये मानक विचलन एंथैल्पी आपकी हो गई -36.4 किलो जूल पर मोल, ये आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मानक विचलन एंथैल्पी क्या होती है और मानक अभिक्रिया एंथैल्पी क्या होती है। इसके अतिरिक्त एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं ऊष्मा रासायनिक समीकरण। तो ऊष्मा रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखिए, एक संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें उसके मानक अभिक्रिया एंथैल्पी का मान भी दिया गया हो, क्या कहलाती है, ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, हम एक समीकरण में पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं भी मतलब अपरूप अवस्था के साथ लिखते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, दे रखा है इथाइल अल्कोहल लिक्विड स्टेज में दे रखी है प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों क्रिया कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो इस समय जो एंथैल्पी प्राप्त हो रही है इस रिएक्शन के आधार पे वो क्या है, मानक अभिक्रिया एंथैल्पी है, जिसे हम क्या कहते हैं, चूँकि ये मानक अभिक्रिया एंथैल्पी के रूप में रिएक्शन है, रिएक्शन में दे रखा है मानक अभिक्रिया एंथैल्पी, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस समय ये समीकरण आपकी संतुलित भी है। तो जब कोई भी रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित अवस्था में हो, जिसमें उसके मानक अभिक्रिया एंथैल्पी का भी मान दिया गया हो, तो ऐसी ही समीकरण क्या कहलाती है, वास्तव में ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे कि इस रिएक्शन में मानक अभिक्रिया एंथैल्पी कितनी दे रखी है, -1367 किलो जूल पर मोल दे रखी है। उपरोक्त समीकरण निश्चित ताप एवं दाब पर द्रव एथेनॉल के दहन को दर्शाती है। द्रव एथेनॉल जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, मतलब दहन हो रहा है एथेनॉल का, तो ये किसको दर्शा रही है, निश्चित ताप और दाब पर द्रव एथेनॉल के दहन को। द्रव कैसे पता चला, C2H5OH के आगे आप ब्रैकेट में देखिए L लिखा हुआ है, L का मतलब क्या है, लिक्विड। तो एंथैल्पी परिवर्तन का यदि ऋणात्मक चिन्ह है तो इससे क्या पता चलता है कि ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो ऊष्मा रासायनिक समीकरणों के संदर्भ में निम्न चीज़ों को भी ध्यान रखना आवश्यक है। पहली क्या, कि संतुलित रासायनिक समीकरण में गुणांक अभिकारकों एवं उत्पादों के मोलों को निर्देशित करते हैं। ठीक है, मतलब अणुओं को नहीं करते हैं बल्कि मोलों को निर्देशित करते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में। क्या चीज़, गुणांक। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो मानक अभिक्रिया एंथैल्पी का गणितीय मान है वो समीकरण के द्वारा पदार्थों के मोलों की संख्या के संदर्भ में होता है। तो मानक एंथैल्पी परिवर्तन, मानक अभिक्रिया एंथैल्पी की इकाई जो है वो कितनी होती है, क्या होती है, किलो जूल पर मोल होती है। तो आप समझ गए होंगे कि ऊष्मा रासायनिक समीकरण आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से कोई भी समीकरण को आप ऊष्मा रासायनिक समीकरण के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों।